हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है सिलेक्शन प्रो में। और जैसे कि आप लोगों को जानकारी मिलती है कि हम लोग यहाँ पर आप लोगों को एसएससी जीडी स्पेशल बैच करा रहे हैं, बट एसएससी जीडी के साथ साथ हम यहाँ पर यूपी कांस्टेबल और सुपर टेट को भी कवर करके चल रहे हैं। ठीक, और उसी श्रृंखला में मैं आप लोगों का डिस्काउंट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। ठीक, और उसमें जो एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिया था, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। ऑप्शन मैंने साइड में लिख के भेजा था आपको। ठीक, तो आप क्या करेंगे इसका, मुझे आई होप कि आपका आंसर आया होगा, है ना। आपका आंसर जरूर इसका आया होगा। चलिए देखते हैं, फटाफट क्लास शुरू करेंगे हम हमेशा। ठीक, चलिए सर। किसी वस्तु के सूची मूल्य पर पी प्रतिशत तथा क्यू प्रतिशत की क्रमिक छूट एक छूट के समतुल्य है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि आप यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या, माइनस सॉरी ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। जो डिस्काउंट होगा, जो भी परसेंटेज कम होगा, ठीक, जिस परसेंटेज की वजह से वैल्यू कम हो रही होगी उस परसेंटेज को हम माइनस लिखेंगे, और जिस परसेंटेज की वजह से वैल्यू बढ़ रही होगी उस परसेंटेज को हम प्लस लिखेंगे। क्लियर इतनी बात? चलिए तो देखते हैं। जैसे दोनों के दोनों डिस्काउंट है इसके अंदर, है ना, दोनों क्या है, डिस्काउंट है, बट्टे हैं। जैसे किसी वस्तु पर पी प्रतिशत और क्यू प्रतिशत की क्रमिक छूट दी गई, तो पी प्रतिशत का बट्टा बट्टा है तो माइनस करके लिखेंगे, यानी कि माइनस के पी माइनस के क्यू, माइनस पी क्योंकि पी प्रतिशत का बट्टा, माइनस क्यू क्योंकि क्यू प्रतिशत का बट्टा, और बट्टा है तो माइनस, माइनस माइनस प्लस पी क्यू अपॉन 100। ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोगों का आंसर यही आया होगा। ठीक, यही तो आया होगा, बट मैंने कहा था ना कि कोई भी वैल्यू तब तक बट्टा नहीं कहलाएगी जब तक उसके बाहर माइनस ना हो। इसी वजह से मैंने उस सर्कल पे, पिछली क्लास अगर आपने देखी होगी, उस सर्कल उस पे माइनस पे मैंने सर्कल किया था समझाने के लिए, क्या, कि जब तक आपको यहां पर बाहर माइनस नहीं दिखाई देगा तब तक वो बट्टा नहीं कहलाएगा। अब आपको लग रहा होगा सर माइनस तो है पी, नहीं, ये पी, ये माइनस केवल पी के लिए है, हमें माइनस पूरी इक्वेशन का चाहिए। ठीक, जैसे -44% आया था तो उसमें माइनस किस चीज का था, बट्टे का, तो वो 44, वो माइनस पूरी संख्या के बाहर था। ठीक, तो सर यहां पर भी तो ऐसे ही होना चाहिए। यहां पर आपको पहले माइनस निकालना पड़ेगा और ये आ जाएगा पी प्लस क्यू, और ये आ जाएगा माइनस पी क्यू अपॉन 100। जब तक बाहर आपको ये माइनस नहीं मिलेगा तब तक अंदर की वैल्यू ये डिस्काउंट नहीं कहलाएगी। इस बात को ध्यान रखना, जब तक बाहर आपको माइनस नहीं मिलेगा तब तक अंदर की वैल्यू डिस्काउंट नहीं कहलाएगी। ठीक, जैसे ही माइनस मिला तो ये डिस्काउंट है, तो आपका आंसर होगा पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू अपॉन 100। क्लियर है? चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो ग्राहक को 1104 रुपये में खरीदने के लिए इसके अतिरिक्त दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। देखो, वो कह रहा है कि कोई एक पंखा है जिसका जो मार्क प्राइस है वो 1500 रुपये है, और उस पर जो है पहले 20% की छूट दे दी गई। ठीक, समझो, मैं लिखता हूँ और समझाता हूँ। देखिए, उसने कहा है किसी वस्तु का, किसी पंखे का जो एमपी है वो 1500 रुपये है। किसी पंखे का जो एमपी है वो कितना है सर? 1500 रुपये है। ठीक, उसने कहा है कि इसके अंकित मूल्य पर पहले 20% की छूट दे दी गई। इसके अंकित मूल्य पर पहले कितने की छूट दे दी गई? 20% की। और 20% की छूट मतलब 300 रुपये। तो अगर मैं इसमें 300 रुपये डिस्काउंट करता हूं तो कीमत कितनी रह जाएगी? 1200। कीमत कितनी रह जाएगी? 1200। ठीक, 1200 रुपये इसकी कीमत रहेगी। उसके बाद वो कह रहा है कि ग्राहक इसे खरीदना चाह रहा है 1104 रुपये में, या
ग्राहक को मैं बेचना चाह रहा हूं कितने में, 1104 रुपए में। तो क्वेश्चन है तो फिर कितने का डिस्काउंट देना होगा। अगर मैं इसे ग्राहक को 1104 में बेचना चाह रहा हूं तो फिर मुझे कितने का डिस्काउंट देना होगा। तो समझिए सर 1104 रुपए में मैं इसे बेचना चाह रहा हूं। अभी तक कितने, एक डिस्काउंट के बाद वस्तु कीमत कितनी हो चुकी, 1200। और याद करो सबसे पहली क्लास क्रमागत बट्टे यानी कि बट्टे की, मैंने कहा पहले एक बट्टा एमपी पर, और एमपी पर बट्टा देने के बाद जो वैल्यू आएगी अगला बट्टा उस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। ऐसे कुछ बताया था ठीक। तो मैं कह दूंगा कि सर 1200 वाली वस्तु अब आपको 1104 में बेचनी है, तो क्या मैं कह दूं 96 रुपए का बट्टा दिया जाएगा। और ये 96 रुपए का बट्टा होगा किस पर, 1200 गुना 100% के लिए। 20 से 20, 12 अट्ठे 96, तो ये आ जाएगा 8%। पता है इसमें दिक्कत किसी को। ठीक है जी, करो जरा फटाफट। चलिए सर, एक वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा दिया जाता है, इसके बाद दो क्रमागत बट्टे प्रत्येक 10% दिया जाता है, वस्तु का मूल्य क्या होगा। बड़ा सिंपल है लेकिन बड़े ध्यान से समझना। देखो किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 30% बढ़ा दिया गया, तो अब ये नहीं बता रहा कि कौन सा मूल्य बढ़ाया, सर क्रय मूल्य बढ़ाया या विक्रय मूल्य बढ़ाया, तो आप हमेशा ही मान लेंगे कि उस वस्तु का क्रय मूल्य बढ़ा दिया गया। कोई वस्तु थी जिसका क्रय मूल्य 100 रुपीज था, कितना था 100, तो क्या मैं कह दूं कि सर किसी वस्तु का जो सीपी था वो 100 था, और जैसे ही उसमें आपने 30% का इंक्रीमेंट करा तो ये आपका अब मूल्य 130 हो गया। अब उसने कहा है कि सर इस पे अब दो क्रमिक बट्टे दिए गए, बट्टे तो सर एमपी पर दिए जाते हैं, तो फिर हम ये अंडरस्टूड, हम अपने आप से मान लेंगे इंक्रीमेंट करके जो वैल्यू आई ना ये एमपी ही है। उसने कहा दो बट्टे दिए गए, कितने के, प्रत्येक 10%, मतलब पहला बट्टा भी 10% का और दूसरा बट्टा भी 10%, पहला बट्टा भी 10% और दूसरा बट्टा भी 10%। तो 130 का 10% कितना हो गया, 13, 13 मतलब 117, फिर से 10% कितना हो गया 11.7, 11.7 मतलब ये 11.7 घटाएंगे 11.7 माइनस करते हैं 0.3, जीरो बढ़ाएंगे ना, तो 10 में 7 गए तो 3, और 6 में से 1 गया तो 5, और ये कितना हो गया 0, 105। क्या करते हैं, ठीक है, एक सेकंड सर जी, आ गया आपका 3, 6 में से 1 गए तो कितना बचा 5, और बस कुछ भी नहीं, ये आ जाएगा 0 और ये आ गया 1, सही तो चल रहा था। ठीक, तो 105। अब उसने कहा है कि उसका जो मूल्य है उस पर क्या क्या बदलाव हुआ। तो अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन है 10% की वृद्धि, 5.3% की वृद्धि, 3% की कमी और 5.3% की कमी। जैसे कोई वस्तु का सीपी कितना था 100, और अब कितनी कीमत हो गई उसकी, सारा कुछ तिगड़ा होने के बाद 105.3, तो इसका मतलब जो इंक्रीमेंट है वो है 5.3% की वृद्धि। बताइए इसमें दिक्कत किसी को भी, लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था सर, उसे देख लेते हैं। क्या था सर वो कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से था, कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से था क्या कि सर आप ही मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत पहले 100 थी, आपने उसमें 30% का इंक्रीमेंट करा तो आज उसकी कीमत 130 हो गई, ठीक है। फिर उसमें 10% का डिक्रीमेंट करा तो अब उसकी कीमत 90% हो गई, फिर उसमें 10% का डिक्रीमेंट करा तो अब उसकी कीमत फिर से 90% हो गई। 100 था, 30% का इंक्रीमेंट तो 130, 10% का डिक्रीमेंट तो 90, फिर से 10% का डिक्रीमेंट तो फिर से 90। क्लियर है। अब इससे क्या होगा कि सारी वृद्धि और कमी के बाद की वैल्यू आ जाएगी 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक।
गुना करते हैं, 13 निम्न 117 गुना 9 बटे 10, 9 7 63, बचा कितना है 6, 99 और 6 105 और 1 पॉइंट पीछे। तो इसका मतलब अब वस्तु कीमत 105.3 है, पहले कितनी थी 100, तो इंक्रीमेंट हो गया कितने का 5.3% का। परसेंटेज चैप्टर में ऐसा कुछ किया है, ठीक। और जो परसेंटेज चैप्टर कराया था वो हम लोगों ने पिछले जो चैनल था हमारा उस पर कराया था, बट वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में भी प्रोवाइड करा दी है, 1 से लेकर आगे जितनी भी है, मेरे ख्याल से 10 या 11वीं रही होगी, इससे पहली सारी वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है ना। चलिए कीजिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने सामान का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, परंतु बेचते समय 10% बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो, एक व्यक्ति अपने सामान का मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। एक तो देखो सेम इसी के जैसा है जैसा भी कर रहे थे हम। किसी वस्तु का सीपी कितना है 100, किसी वस्तु का सीपी 100 और उस पर 30% अधिक अंकित किया। तो जब 30% अधिक अंकित किया तो वस्तु का जो एमपी हो गया वो 130 हो जाएगा, परंतु बेचते समय 10% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत, बट्टे कितने दिए गए 1, एक बार की बात होगी है ना। तो इस पर अगर हम 10% का बट्टा दें तो 13 रुपए, मतलब एसपी कितना आ जाएगा 117। उसका लाभ बताइए, खरीदी कितने की थी 100 की, बेची कितने की 117 की, लाभ कितने का 17% का। बताइए दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। एक व्यक्ति अपने सामान का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, परंतु बेचते समय 1% की हानि उठाता है, तो उसकी छूट दर क्या है? तो उसे कितनी छूट मिली, है ना। चलिए करते हैं एक बार इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये जो अभी 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूं ना बैक टू बैक, ठीक, ये अभी बड़े आसान है, लेकिन क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर बहुत आते हैं, ध्यान रखना इस बात को। एक व्यक्ति अपने सामान का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, ठीक है। किसी वस्तु का जो सीपी रहा होगा 100 रहा होगा, उसने कहा है कि उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, तो उसका जो एमपी कर दिया होगा उसने क्या 110 किया होगा, ठीक। उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, परंतु बेचते समय 1% की हानि लेता है। हानि किस पर होगी? हमेशा क्रय मूल्य पर। सीपी अगर 100 है तो 1% की हानि के बाद यदि वो कोई वस्तु बेच रहा है तो इसका मतलब वस्तु को बेच रहा है वो 99 का। 1% की हानि के बाद यदि वो किसी वस्तु को बेच रहा है तो क्या कहा जाएगा? वस्तु को बेच रहा है वो 99 का, ठीक। और यदि वस्तु 99 की बेची जा रही है तो उसने डिस्काउंट देकर बेचा है। उसने कहा है कि उसने इस तरीके से एक डिस्काउंट दिया कि सर वो वस्तु पर 1% की हानि हो गई, यानी कि वस्तु बिकी कितने की 99 की, वस्तु बिकी कितने की 99 की, सीपी कितना था तो ठीक 1% की हानि, लेकिन उसने कहा डिस्काउंट देने के बाद बेची, तो डिस्काउंट तो एमपी पर गया होगा, तो 110 पर उसने क्या डिस्काउंट दिया होगा? कीमत 99 रहेगी, तो क्या डिस्काउंट दिया होगा कितने पर? 110 पर गुना 100% के लिए 0 से कट जाएगा 0, 11 से कट जाएगा 11 और आपका आंसर आ जाएगा ये 10%। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? चले आगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पकड़ो, ठीक, क्योंकि जो एक कॉन्सेप्ट है ना उसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी सारी चीजें। कभी वो आपको एक वैल्यू देकर दूसरी पूछ लेगा, कभी दूसरी देकर पहली पूछ लेगा, ठीक। जैसे
इसमें पहले आपको क्या दे रखा था, उसने आपको भट्टा दे रखा था और लाभ हानि पूछ रहा था। इस बार लाभ हानि दे दी और भट्टा पूछ लिया, ठीक, बट कॉन्सेप्ट वही है, उसी क्रम में आपको करना है। क्लियर है? चलिए, एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है, दो क्रमागत भट्टे क्रम से 10% और 15% लेकर खरीदता है। अच्छा, इस बार उसने खरीदी, उसने कहा एक वस्तु है जिसका, एक कुर्सी है जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है और उसने दो क्रमागत भट्टे क्रम से 10% और 15% लेकर खरीदा। ठीक है, यानी कि भट्टे के बाद जो वैल्यू आएगी ना, वो उस ग्राहक के लिए क्रय मूल्य कहलाएगा, सीपी कहलाएगा। ठीक है, और 28 रुपये यात्रा पे खर्च की, मतलब जितने का वो खरीद के लाया उसमें 28 रुपये उसने यातायात पे खर्च कर दिए और इसे 800 रुपये में बेच दिया। अब क्या करा, उसे बेच दिया वापस कितने में, 800 में। तो वो पूछा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अब समझो जरा बात। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे करेंगे सर, जैसे जैसे भी वो कह रहा है वैसे वैसे ही करेंगे। जैसे एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है, यानी कि एक दुकानदार है जिस जो एक कुर्सी लाया, उस कुर्सी का अंकित मूल्य है 800 रुपये। कुर्सी का कितना है, 800 रुपये, ठीक, जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है। दो क्रमागत भट्टे, एक काम करें सर जी, वो थी वस्तु 800 रुपये की, पहला भट्टा अगर मिला 10% का तो लिख दू 90, दूसरा भट्टा मिला अगर 15% का तो लिख दू 85, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, गुना कर लेते हैं। ठीक, 5 से काटो, काट लो, हाँ, 5 से कट जाएगा 4, हाँ सॉरी 5 से कट जाएगा 2 और 5 से कट जाएगा 17, 2 से कट जाएगा 4, 17 निम्बा। हमेशा याद रखना इस बात को, जब भी आप गुना करेंगे ना, बड़ी से छोटी संख्याओं की तरफ को गुना करेंगे। जैसे आप करने के लिए 9 चौक 36, फिर इसकी गुना भी कर सकते थे, 17 चौका फिर इसकी गुना भी कर सकते थे, लेकिन हमेशा दो बड़ी संख्याओं गुना करो पहले। 17 निम्बा कितना हो गया, 153, 153, ठीक, गुना 4, 15 चौका 60 यानी कि 600 और 3 चौक 12 तो 612। समझ में आया? अगर आप गुना का सीक्वेंस बड़े से छोटे की तरफ को लेंगे ना, तो आपको शायद गुना भाग में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहीं पर अगर आप 9 चौक 36 गुना 17 कर लेते, तो हालांकि 17 का बाड़ा मुझे पता आप पे आता है, लेकिन फिर भी उतना कंफर्टेबल नहीं होता क्वेश्चन जितना अब हुआ। ठीक है ना, चलिए, कितना बैठा था, 612, यानी कि उसने जो वस्तु खरीदी वो 612 की खरीदी। लेकिन 28 रुपये और भी तो ऐड करो, जो उसने 28 रुपये यातायात में लगा दिए, 8 और 2 10, बचा कितना है, 1, 2 और 1 3 और 1 4, और ये कितना हो जाएगा 6। यानी कि फाइनली उसे जो वस्तु मिल रही है वो 640 की मिल रही है। क्लियर है? अब उसने कहा कि वो बेची उसने वस्तु, कितने की बेची सर, उसने बेची 800 की, तो यानी कि 640 की उसे वस्तु पड़ी और बेची 800 की, तो लाभ हो गया कितने का, लाभ हो गया 160 का, कितने पर, 640, बिल्कुल कॉस्ट प्राइस पर होगा, है ना, 100% के लिए। 0 से 0, 16 चौका 64, 4 से कट गया 25 और आंसर आ जाएगा आपका 25%। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी, कोनो कंफ्यूजन नहीं? चलिए तो कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, हटा दो। वीडियो रुक के चल लिया। चलो कोई नहीं, वीडियो के बीच में तो कुछ नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन देखते हैं सर। एक व्यक्ति 10 साइकिल प्रत्येक 500 रुपए की दर से खरीदता है और इन पर 2000 रुपए खर्च करता है, मतलब 10 साइकिलें खरीदी उसने। बिल्कुल जैसे कि कोई तुम्हें कोई बात बता रहा हो ना, इस तरीके से किया करो क्वेश्चन। 10 साइकिल
उसने 500 रुपए प्रति साइकिल की दर से खरीदी। ठीक, इसका मतलब उसने कितने रुपए खर्च कर दिए और 2000 रुपए और खर्च कर दिए। उसने कहा है वह इन पर 2000 रुपए खर्च करता है। मान लीजिए वो साइकिलों को कुछ रिपेयरिंग करानी होगी, ठीक, उस पर खर्च कर दिए टोटल। अब साइकिल उसे मिली 10 साइकिल मिली 7000 की। इनमें से 5 साइकिल 750 रुपए प्रति साइकिल की दर से बेच देता है। इनमें से 5 साइकिल 750 रुपए प्रति साइकिल की दर से बेच देता है। तो इससे यहां से कितने रुपए मिलेंगे? 0, 5 पंजे 25, हालांकि 375 होगा। और शेष को 550 रुपए प्रति साइकिल की दर से बेच देता है। तो शेष भी कितनी बची? 5, और उन सबको 550 रुपए प्रति साइकिल की दर से बेच देता है। 0, 5 पंजे 25, बचा कितना है? 2, एक 5 पंजे 25 और 2, टोटल कर दे कितने रुपए मिल रहे हैं? 0, 5 और 5 10, हासिल को 1, 14 और 1 15, हासिल को 1, 5 और 1 6। यानी कि उसने जो बेचा वो 6, उसने 65 रुपए के बेच दिया। तो बताओ उसे लाभ हुआ या हानि? हानि। कितने की खरीदी और बेची कितने की? तो हानि हुई कितने की? 500 रुपए की। तो सर 500 की हानि हो गई कितने पर? बिल्कुल 7000 पर, कॉस्ट प्राइस पर, गुना 100% के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, और ये आ जाएगा आपका कितना? 7 से ही 1/7% हानि। चेक करो, है ऐसा कुछ ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए आगे लीजिए सर स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन ये रहा। एक वैद्युत इस्त्री का अंकित मूल्य 690 रुपए है। एक दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बाद 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक, समझो जरा। बड़े ध्यान से समझना। जब मैंने डिस्काउंट चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी इसमें, डिस्काउंट में क्या बताई थी सर? डिस्काउंट चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि सर लाभ जोड़ने के बाद आने वाला विक्रय मूल्य और डिस्काउंट घटाने के बाद आने वाला विक्रय मूल्य दोनों बराबर होंगे। ठीक, अब जिस किसी क्वेश्चन में आपको सर वो कह दे एक दुकानदार ने इतना डिस्काउंट दिया और उसके बाद इतना लाभ हो गया, तो उस कंडीशन में हम दोनों स्थिति के जो विक्रय मूल्य होंगे वे बराबर कर देंगे। ठीक, देखो कैसे भाई, उसने कहा है कि कोई वस्तु है जिसका जो एमपी है वो 690 रुपए है। एमपी कितना है? 690। ठीक, उसने कहा है एक दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बाद 8% का लाभ कमाता है। ठीक, तो उसने कितने का डिस्काउंट दिया सर? 10% का डिस्काउंट, और लाभ कितने का? 8% का। जिस किसी क्वेश्चन में भी आपको एक डिस्काउंट दे दे और डिस्काउंट के बाद वो कह दे फिर इतना डिस्काउंट दिया जिस कारण इतने प्रतिशत का लाभ हो गया, उस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि डिस्काउंट के बाद आने वाला जो विक्रय मूल्य होगा और लाभ के बाद आने वाला जो विक्रय मूल्य होगा वो सेम होगा। ठीक है, चलिए देखो कैसे। अब डिस्काउंट के बाद की बात करते हैं, वैसे तो लिखेंगे डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? एमपी पर। उस पर अगर 10% का डिस्काउंट देंगे तो इसका मतलब 90% लिख दूं, यानी कि एमपी का 90% कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी उसे हम एसपी कह सकते हैं, बराबर सीपी का 108। इतनी बात सर, एमपी का जो 90% है यानी कि डिस्काउंट देने के बाद की जो वैल्यू है उसे हम एसपी कह रहे हैं, और सीपी पर 8% का लाभ यानी कि 8% के लाभ के बाद की जो वैल्यू है वो दोनों की दोनों एसपी का है, बराबर। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये कट जाएगा 9 से 10 बार, 9 से कट जाएगा 12 बार, और 2 से फिर से कट जाएगा 5, 2 से कट जाएगा 6। इसका मतलब एमपी अनुपात सीपी आ गया कितना? 6:5। अगर वो अनुपात पूछता तो ऐसे कर लो
लेकिन हमें इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले से ही क्या पता था, इस क्वेश्चन के अंदर हमें पहले से ही एमपी पता था, तो हम अनुपात निकालेंगे क्यों, हमारे क्या कुत्ते ने काटा है, नहीं। ठीक, तो हम तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, एमपी रखेंगे 690 का 10% बट्टा यानी का 90%, सीपी एसपी आ गया बराबर सीपी पता नहीं का 108। पूछा क्या उसने इस क्वेश्चन में, एक बार देखना तो उसका, अच्छा वो अगर कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत, तो फिर तो जरूरत नहीं है इसकी। अगर वो हमारे से सीपी पूछता तो हम यहाँ से सीपी ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अब उसने सीपी नहीं पूछा, लाभ पूछा है, तो ऐसा समझो अगर वो कोई बट्टा ना दे यानी कि वस्तु को उतनी ही कीमत पर बेचे जो उसका एमपी था, एमपी कितना था 6, तो उसे कितने का लाभ होगा, लाभ कैलकुलेट होगा किस पर, सीपी पर, तो लाभ हुआ कितने का 1 रुपए का, और 1 रुपए का लाभ होगा कितने पर, सीपी पर, यानी कि 5 पर गुना 100% के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 20%। बताइए सब कोई दिक्कत किसी को, करो जरा। अगर वो हमारे से सीपी पूछता तो मैं ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेता, और वो कह रहा है कि कोई डिस्काउंट ना दिया जाए ऐसा वैसा, ठीक, तो फिर अनुपात पर काम कर लेंगे, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक, और ये सब चीजें धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके दिमाग के अंदर अपने आप सेट हो जाएगी, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कभी। ठीक, चलिए कीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। उचित मूल्य बनाए रखने के लिए एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, इसके बावजूद भी वह क्रय मूल्य पर 17% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि उसने इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता, ऐसे ही कुछ है। ठीक, एक सेकंड कीजिए जरा, एक बार करें सभी सोल्व। अच्छा भाई एक चीज और, संडे को जो है ना इसी चैनल पर आपकी लाइव क्लास रहा करेगी। ठीक, संडे के दिन आप लोगों की इसी चैनल पर लाइव क्लास रहा करेगी, और उस लाइव क्लास में मैं क्या कराऊंगा, उस लाइव क्लास में मैं आपको लाइव टेस्ट सोल्व कराया करूंगा, कोई भी एक 20 से 25 क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक, उस पर टाइमर लगा लेंगे, पूरे एप्टीट्यूड का एक कॉमन टेस्ट बना लेंगे, और फिर वो आपको वहीं का वहीं टाइमर स्टार्ट करेंगे और आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे लाइव। ठीक है ना, लाइव क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जो है संडे के दिन यहाँ पर लाइव क्लास भी रहा करेगी, जिसमें हम मैथ की प्रैक्टिस भी किया करेंगे। ठीक, एक प्रैक्टिस सेट भी रखा करेंगे, ठीक है ना, 20 या 25 क्वेश्चन उसके अंदर रखा करेंगे। चलिए करते आगे। क्वेश्चन है, उचित मूल्य बनाए रखने के लिए एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, इसके बावजूद वह क्रय मूल्य पर 17% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसने इसे अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता, कीजिए जरा। देखिए सर, उचित मूल्य बनाए रखने के लिए एक विक्रेता किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, यानी कि जो एमपी है उस पर 10% की छूट दे दी गई। ठीक है, कितने की, 10% की, नहीं 10 है, 10 ही तो है। अच्छा जो आंसर आ रहा है, ठीक है, और जिस कारण उसे 17% का लाभ हो जाता है। मैंने कहा है जब भी आपको वो कह दे इतने प्रतिशत की छूट दी गई और इतने का लाभ हुआ, तो उस कंडीशन में हम दोनों के एसपी को कंपेयर कर देंगे बराबर। कैसे, देखिए हम ऐसे लिखेंगे एमपी का 90% बराबर सीपी का 117%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक, 9 से कट जाएगा 10 और 9 से कट जाएगा 13। इसका मतलब वस्तु के एमपी और सीपी का अगर अनुपात निकालते हैं, याद रखना किसी की भी वैल्यू उसके बराबर में मिलेगी, तो उसका मतलब सीपी का मान है 13, एमपी का सॉरी,
और सीपी की वैल्यू उसके बराबर में मिलेगी, उसके सामने मिलेगी, तो इसका मान हो गया 10। तो एमपी अनुपात सीपी कितना आ गया? 13:10। वो कह रहा है यदि वस्तु को एमपी पर ही बेचा जाए, यानी कितने की बेचा जाए? 13 की बेचा जाए, तो कितना लाभ होगा? तो सर यहां पर लाभ हो जाएगा 3 का, और ये लाभ किस पर होगा? सीपी यानी कि 10 पर गुना 100% के लिए। तो 0 से 0 कट जाएगा और आंसर, आपका आंसर आपके माथे में आके लगेगा कितना? 30 पर। ठीक है जी, चलिए आगे। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। यदि उसका लाभ 90 रुपए हो तो बट्टा ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना भाई। ठीक, छोटी सी लैंग्वेज है लेकिन चीजें बहुत सारी हैं इसके अंदर। देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है और अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। तीस प्रतिशत लाभ कमाता है। ठीक, यदि उसका लाभ 90 रुपए हो तो ऐसा कहते हैं एमपी का 75% बराबर सीपी का 130%। एमपी का 75% बराबर सीपी का 130%। ये कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कट जाएगा कितनी बार? 15 बार। ठीक, 5 से कट जाएगा कितनी बार? 26 बार। ठीक, तो यहां से मुझे पता चल गया एमपी अनुपात सीपी बराबर 26:15। बताओ दिक्कत की? ये अनुपात कितना आ गया आपका? 26:15। ठीक, क्या कह रहा है? यदि उसका लाभ 90 रुपए रहा हो तो सर यहां से लाभ कैसे लेके आए? वो कह रहा है कि उसका लाभ 90 रुपए रहा हो, तो अगर आप ध्यान से देखें तो उसने लाभ का प्रतिशत दे रखा है आपको पहले से। लाभ से आप सीपी और डिस्काउंट से आप एमपी निकाल सकते हैं, क्योंकि लाभ कैलकुलेट होगा सीपी पर और डिस्काउंट कैलकुलेट होगा एमपी पर। ठीक, तो क्या मैं कह दूं कि सर सीपी का 30%, ध्यान रखना इस बात को, 130 नहीं लिखना मैं। 130 कब लिखता? जब आप एसपी से कंपेयर करते। लेकिन आप किस पे कंपेयर कर रहे हैं सर? लाभ पर। लाभ सिंपल परसेंटेज पे कैलकुलेट होगा, यानी कि x% पर। और यदि एसपी को कंपेयर करेंगे तो 100 प्लस एक्स या 100 माइनस एक्स के रूप में कंपेयर होगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा सीपी का 30% बराबर 90। ये कट जाएगा इससे कितनी बार? 3 बार। और सीपी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 300। कोई दिक्कत? सीपी आया सर इससे, तो इससे क्या आया? सीपी आया। एमपी भी तो निकालना पड़ेगा। आपसे पूछा डिस्काउंट बताओ कितने रुपए का है, ठीक, तो सर एमपी भी तो निकालना पड़ेगा। तो अब एक काम करते हैं कि यहां से एमपी निकाल लेते हैं। मैं क्या देता हूं कि सर अनुपात के हिसाब से जो सीपी है वो कितना है? 15, और ओरिजिनल वैल्यू के हिसाब से सीपी कितना है? तो सेम वैल्यू को सेम से कंपेयर करते हैं सेम वैल्यू को सेम से कंपेयर करते हैं। यानी कि 15 की वैल्यू कितनी आ गई? 300। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो क्या मैं यहां से एमपी निकाल सकता हूं? 26 दूनी 52, यानी कि 520। अब उसने आपसे पूछा कि बट्टा बताइए सर कितना है, तो सर 520 पर कितने प्रतिशत का बट्टा है? इसका आप केवल 25% कैलकुलेट कर दीजिए। 25 चौका तो 13 चौका 52, 130 यानी कि जो बट्टा है वो 130 का। समझ बात? क्वेश्चन को अगर पढ़े ना तो 2-3 लाइन का क्वेश्चन था, ठीक, लेकिन इसमें हर चीज इस तरीके से पेश की गई कि आपको कोरिलेट करनी आनी चाहिए। यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बट्टा होता क्या है, ठीक है ना, तभी आप इस क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगर क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दोबारा से वापस जाके भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। वीडियो का यही तो फायदा है, ठीक है ना,
10 बार देखे, 20 बार देखे, 30 बार देखे, 100 बार देखे, अपने पूरे जीवन वही क्वेश्चन देखते रहिए। कोई मना नहीं करने का आपको। अनुपात के लाभ से लाभ निकालने के लिए भी 26 का 1/4 निकालना पड़ेगा। कर सकते हैं बिल्कुल, ऐसे भी कर सकते थे। एक ही आपको पता चल गया कि सर कहाँ गए, ये रहे। आपको पहले अनुपात की वैल्यू 1 का मान 20 आ गया। अब आप इसे कैसे देखेंगे, अब आप इस पर बट्टा देंगे 26 पर, तो 26 का 25% ये आएगा। फिर आप ऐसे करेंगे कि MP ये है 26 का 25%, इससे क्या आएगा बट्टा। एक की वैल्यू अनुपात के अकॉर्डिंग क्या है 20, तो जो ये आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, तो गुना 20। ये कट जाएगा 5, ये कट जाएगा 5 और 26 पंजे 130, तब भी यही आएगा। कैसे भी कर लीजिए, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन पेश करते हैं। ये रहा, एक दुकानदार को अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि 20% का बट्टा देकर भी 10% का लाभ। सिंपल एकदम, ठीक करिए जरा। देखिए, एक दुकानदार को अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, ठीक, ताकि वो अगर 20% का बट्टा भी देना तो भी उसे 10% का लाभ मिल जाए। तो क्या हो, उसे 10% का लाभ मिल जाए। तो क्या मैं कह दूं, सर MP का 80% जिस किसी क्वेश्चन में भी क्या हो, जब आपको वो कह दे बट्टा और लाभ, इसी तरीके से कंपेयर करेंगे, बराबर CP का 110%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, और MP अनुपात CP निकाल लेते हो। MP के सामने क्या है 11 और CP के सामने क्या है 8। ठीक, उसने कहा है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित करना होगा। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित है 3, कितने पर 8 पर, गुना 100% के लिए, तो कितना आ जाएगा 37.5% आंसर। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, चलते हैं इसके बाद। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। एक दुकानदार को अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करनी चाहिए ताकि 10% का बट्टा देकर भी 30% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है इसके जैसे ही, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% का बट्टा देकर भी वह 20% लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य यदि उसका क्रय मूल्य 1400 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो सिंपल है। उसने कहा एक दुकानदार अपनी वस्तु को अंकित मूल्य पर इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% का बट्टा देकर भी 12.5% का बट्टा देकर भी वह 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। ठीक, यदि उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस दे दी गई 1400 रुपये, ठीक, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो अब आप क्या करेंगे, MP का नहीं जी, मैंने हमेशा बताया जब भी परसेंटेज फ्रैक्शन के रूप में हो, आप मिस पॉइंट में हो, तो उसे आप फ्रैक्शन से करेंगे। यानी कि 8 पर 1 का बट्टा, तो MP हो जाएगा 7/8। बात को समझो, मैंने कहा है कि फ्रैक्शन हमारे लिए फ्रैक्शन हमारे लिए कोई मेथड नहीं है, बट फ्रैक्शन हमारे लिए कैलकुलेशन जरूर है। ठीक है, चलिए, बराबर
सीपी कितना है 1400 का 1400 का 20% लाभ यानी का 120%, 120%। ठीक है, चलिए ये कट जाएगा 6, ये कट जाएगा 5, 5 से कट 7 से कट जाएगा 200, 5 से कट जाएगा 40, तो एमपी कितना आ जाएगा 832 गुना 6, 0, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, तो आंसर आ जाएगा 1900। ठीक है जी, बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए से देखते हैं। हाँ जी, हटा दूं? एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अच्छा, एक उसने इस बार आपको जो 1170 दिया है ना, वो ना सीपी है ना ही एमपी है, वो क्या है एसपी है। ठीक, और अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सर हम उस एसपी की जरूरत ही नहीं है, हमें क्या जरूरत है? सोचो, उसने आपसे क्या पूछा है? उसने आपसे पूछा है कि सर बट्टा प्रतिशत बताइए। ठीक, तो उसकी हमें जरूरत कहाँ है? ठीक, हम सीधा कर देंगे क्या कि सर उस व्यक्ति ने 10% का बट्टा दिया, इसके बाद 30% का लाभ हो गया। तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे इसमें? आप करेंगे एमपी का 90% बराबर सीपी का 130%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक, एमपी अनुपात सीपी, एमपी के सामने 13 और सीपी के सामने 9, कितने का लाभ? 4, कितने पर? 9 पर, गुना 100% के लिए कितना आ जाएगा? 44 सही 4/9% आंसर। हमें एसपी चाहे कुछ ही देता है, अगर उसने आपसे लाभ प्रतिशत पूछ लिया या फिर हानि प्रतिशत पूछ लिया तो उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने, वो काम तो हम पहले भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सर कीजिए, कोई कंफ्यूजन तो पूछ लेना। ठीक, एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% का बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। यदि बट्टा 5% है तो फिर क्या करेंगे? अभी क्वेश्चन क्या था? अभी अगर बट्टा ना हो तो क्या करेंगे? ठीक, वो आपने कर ही लिया, लेकिन वो कह रहा अगर बट्टा हो, सेम क्वेश्चन हो और उसमें बट्टा हो तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? सोल्व कर देंगे, देखो कैसे। एक वस्तु को 1170 में बेचकर एक आदमी को 10% बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है। सीधा करेंगे सर 10% का बट्टा, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, एमपी का 90% बराबर सीपी का कितना? 30% लाभ कमाता है तो सीपी का 130%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो, वही अनुपात आएगा क्योंकि सेम क्वेश्चन चल रहा है। बस अब क्वेश्चन की नीड ये थी कि अगर बट्टा होता तो फिर कैसे टैकल करते। एमपी के सामने 13 और सीपी के सामने कितना? 9। वो कह रहा है अगर इसमें 5% का बट्टा दिया जाए तो दे दो 5% का बट्टा, क्या बात होगी। ठीक, अगर इसमें 5% का बट्टा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मैंने हमेशा आपको बताया कि आप जब कभी भी अनुपात पे परसेंटेज कैलकुलेट करें ना, आप उसे 100 के मल्टीपल में चेंज कर लें। नहीं भी करेंगे ना तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। ठीक, बट करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है ना, जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। कितना? 5%। इसका 5% निकालते हैं, कितना बैठेगा? 65। किसी भी संख्या का 5% निकालने का तरीका, आप उसमें से 10% निकालिए, 1 पॉइंट हटा दीजिए और फिर उसका आधा कर दीजिए। 1 पॉइंट हटाते ही आपको क्या मिल जाएगा? 10%, और उसका आधा करते ही आपको क्या मिल जाएगा? 5%। बताइए इसमें कोई दिक्कत समझने में? ठीक, चलिए तो 130
मतलब इसका 65 अगर इसमें से हटाते हैं तो सर वो कीमत आ जाएगी जितने में वो बेच रहा होगा, कितनी, 1235। अब निकाल दीजिए आप कितने का है। तो सर कितने का लाभ है, तो सर लाभ है यहाँ पर 335 का, कितने पर, 900 पर, गुना 100% के लिए। आगे आप बहुत अच्छे से समझदार हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 9 तिया 27, बचा कितना है 6, 65, 9 सत्ते 63, बचा कितना है 63, 2 तो 2/9 आंसर। करो है कैसे कुछ, 37 सही, 2/9%, सेकंड ऑप्शन। ठीक है जी, बताइए इसमें कोई दिक्कत। तो अगर परसेंटेज डिस्काउंट अगर उसने एसपी दे भी दिया ना तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। चलिए तो बस खत्म। चलिए अभी नेक्स्ट क्लास, अभी बट्टा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कवर करूंगा इसके, ठीक, क्योंकि बस इतने ही क्वेश्चन टाइप हो पाए थे तो इतना ही मैंने करा दिया आज। बाकी क्वेश्चन कल की क्लास में आपको मिलेंगे और शायद कल को मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा CISI, ठीक है ना, CISI कल से शायद मैं आपका स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बिना चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट किए बिना नहीं जाना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।